हाँ, कुछ जानकारी ये दे दूं पहले लेक्चर शुरू करने से पहले कि जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी हमारी दोनों दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ऑनलाइन क्विज मिलेंगी और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उसे आसानी से केवल 99 रुपये में, 99 रुपीज़ ओनली, यू कैन सी द क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको, इसके डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, यूट्यूब के नीचे आपको दिख जाएगा। तो आप बिल्कुल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल के बजाय आज से ज्वाइन कर ले, जो लोग ये देख रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, पढ़ाई सभी को करनी है, विश यू ऑल द बेस्ट। एनीवेज, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने विदेशियों का विवरण शुरू किया था, जिसमें हमने बात की थी यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में। टेसियस जो ईरान का राजवैद्य था, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मेगास्थनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक थी इंडिका, जो मौर्य युग के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद हमने डायमेकस का नाम देखा था, जो सीरियन नरेस एंटियोकस के दरबार में आया था, सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था और वो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस वो अशोक के दरबार में आया था और वो मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। उसके अलावा हमने देखा टॉलमी की पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल, जो उसने दूसरी शताब्दी में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिनी की पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जानकारी देती है भारतीय वनस्पति और खनिज के बारे में। इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन फ्लोरा एंड फोना। और उसके बाद हमने एक अननोन या एनोनिमस राइटर की बात की थी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नाम की पुस्तक जिसने लिखी थी। इतनी चीजें हमने लास्ट में देखी थी। अब आज हम बात करेंगे चीनी लेखकों की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फहियान का। फहियान ये एक चीनी यात्री था। ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मतलब ये गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये वो चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी बुक का नाम, इसने अपनी बुक में क्या लिखा था, एक तो इसने सबसे ज्यादा जो स्टडी की थी वो मध्य प्रदेश के बारे में की थी। इसने मध्य प्रदेश की जनता को बहुत सुखी और समृद्ध बताया था। इसने कहा था कि मध्य प्रदेश के लोग जो है वो बहुत प्रॉस्परस है, बहुत सुखी हैं। और मालवा की जलवायु को इसने बहुत बेहतर बताया था, क्लाइमेट को, कि बहुत अच्छा है यहाँ का क्लाइमेट, फहियान ने। तो फहियान एक चीनी लेखक था, इंग्लिश में इसे लिखा जाता है इस तरह से, फहियान। ये एक चीनी लेखक था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जो गुप्त राजा था, मतलब गुप्त शासनकाल में आया था ये। ठीक है, इसकी बुक वैसे अगर चीनी भाषा में ना देखी जाए तो इसकी बुक को कहा जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, तो ये फहियान के बारे में जानकारी हुई। फहियान के बारे में पूछा जाता है इसने कहां की जलवायु को बहुत अच्छी बताया था, मालवा या फिर मध्य प्रदेश लिखा होगा, ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। ये किसके दरबार में आया था, गुप्त राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये गुप्त काल में आया था। ये दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संयुगन, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये 518 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, ये सब ना बौद्ध जानकारियां ही एकत्रित करने आए थे, चाहे वो फहियान हो, इसकी बुक का नाम भी है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, चाहे वो संयुगन हो, ये भी बौद्ध जानकारियां एकत्रित करने आया था। तीसरे राइटर का नाम है हेनसोंग। हेनसोंग को कई जगह लिखा रहता है इस तरह से, हेनसंग, है ना। ये कहां आया था, ये भारत के, सब ये चीन से निकला तो भारत के एक राज्य कपिशा पहुंचा। और ये किस राजा के शासनकाल में आया था, ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और जब ये वहां से 1 वर्ष की यात्रा तय करके ये भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा और वहां 15 वर्षों तक ये रहा, मतलब भारत में।
और जब ये 15 वर्षों तक रहा तो इसने बौद्ध धर्म के बारे में कई जानकारियां इकट्ठा की। पहली चीज, बहुत जानकारी इकट्ठा की। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में इसने स्टडी की, पढ़ाई की, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, एक सवाल यहां से बहुत बन के आता है कि जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में था। 15 वर्षों में इसने काफी जानकारियां एकत्रित की, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में था उस समय वहां के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। इसके अलावा इसकी बुक का नाम था सीयू की, सीयू की। ठीक है, और अपनी किताबों में इसने 138 कंट्रीज के बारे में इसने डिस्कस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग के बारे में। तो हमने यहां जान लिया ह्वेनसांग के बारे में। डस्टर कहां गया मेरा? डस्टर गुम जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग। अगर इत्सिंग भी एक चीनी लेखक था और इसके बारे में भी आप यही जान सब पाएंगे कि ये भी बौद्ध धर्म की जानकारियां इकट्ठा करने आया था। और इसने अपनी किताब में नालंदा व विक्रमशिला इन विश्वविद्यालयों की चर्चा की है। ठीक है, तो ये भी एक चीनी लेखक था। तो 4 चीनी लेखकों के बारे में हमने यहां जान लिया, फहियान, संयुगन और उसके बाद इत्सिंग और ह्वेनसांग। ठीक है, ये एक ट्रैवलर भी था और एक ये ट्रांसलेटर भी था, मतलब यात्री भी था और अनुवादक भी था कि भाषाओं को ये, जैसे जिस भाषा में लोग समझ रहे हैं उसको ये ट्रांसलेट कर सकता था। तो चीनी लेखकों में फहियान बहुत इंपॉर्टेंट, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश की जलवायु को इसने बहुत अच्छा कहा है, यहाँ के लोगों को सुखी और समृद्ध बताया है। संयुगन 518 ईस्वी में आया था बौद्ध धर्म की जानकारियां प्राप्त करने। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 15 वर्षों तक भारत में रुका और कई जानकारियां इकट्ठा की। ठीक है, 138 देशों के बारे में इसको जानकारियां थी। इसकी किताब का नाम था सीयू की। आचार्य शीलभद्र जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था तो आचार्य शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। और इत्सिंग ये भी भारत की यात्रा रही, ये भी एक चीनी यात्री था। इसके बाद हम बात करते हैं अरबी लेखकों की। अरबी लेखकों की। अरबी लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अल-बरूनी का। अल-बरूनी पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो हमें पता है किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद ये किसके साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसे कहा जाता है किताब-ए हिंद, किताब-ए हिंद, या कई जगह इसको कहा जाता है तहकीक-ए हिंद, तहकीक-ए हिंद, या भारत एक खोज, भारत एक खोज। तो इसने इस किताबों के बारे में बताया था। इसकी किताब का नाम था किताब-ए हिंद, तहकीक-ए हिंद या भारत एक खोज। महमूद गजनवी के साथ ही आया था और अपनी किताब में इसने 1000 ईसा की राजपूत काल के बारे में बताया है, उनका जीवन कैसा था। इसके अलावा धर्म तंत्र के बारे में बताया है, तंत्र मंत्र के बारे में बताया है। खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है कि इंडिया का एस्ट्रोनॉमी जो थी बहुत अच्छी थी। ये जानकारियां मिलती हैं हमें अल-बरूनी की किताब-ए हिंद या तहकीक-ए हिंद से। और ये जाहिर सी बात है किस भाषा में रही होगी इसकी किताब? अरबी भाषा में। अल-बरूनी के बाद नाम आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये एक बहुत छोटे देश मोरक्को से आया था और इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी और मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश का राजा था, जो दिल्ली सल्तनत के बाद स्टार्ट हो चुका था, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे एक विद्वान मूर्ख कहा जाता है, 1333 ईस्वी में 1333 में इब्न बतूता को इसकी विद्वता से
कितना ज्यादा विद्वान था ये, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसे? इब्न बतूता को। ठीक है, और इसका एक यात्रा वृतांत है, या इसकी एक बुक है। जब ये घूम रहा था तो अपनी यात्रा में इसने क्या क्या चर्चाएं की, इसको बुक को कहा जाता था रिहला। तो अपनी इस बुक में जाहिर सी बात है इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी दी, तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी, और दिल्ली सल्तनत ऑब्वियसली इसके बारे में जानकारी दी। तो ये हमारे चीनी लेखक और अरबी लेखक के बारे में जानकारियां थी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, तारानाथ और मार्को पोलो, जिसमें से मार्को पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तारानाथ के बारे में हम केवल यही बता सकते हैं, तारानाथ जो थे ये एक तिब्बती लेखक था, ये एक तिब्बती लेखक था, और इसकी तंग्युर व कंग्युर नाम की दो पुस्तकें थी। बस इतनी ही जानकारी है, और ये इतना आता भी नहीं है, लेकिन मार्को पोलो जरूर आता है। मार्को पोलो ये इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इंडिया में आए थे, अगर हम बात करें ज्यादातर लोग जो इंडिया में आए थे, है ना, वो नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ से आए थे, लेकिन ये साउथ में आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, पांड्य देश। मतलब ये पांड्य देश की यात्रा पे आया था। 11वीं सदी, मार्कर गिर गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता है ना, कुछ कांच फूट जाना, मार्कर गिर जाना, बोर्ड का गिर जाना, कुछ ऐसा हो गया, वो मानते हैं ना हम लोग के यहाँ अंधविश्वासों में। अच्छा, अंधविश्वासों के बारे में जानकारी किस वेद में दी गई है? अथर्ववेद में। कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते रहिए, बड़ा जरूरी है जीवन से। कहीं ना कहीं से हम रोज ऐसी चीजें देखते हैं, कनेक्ट भले ना कर पाए, पर याद में, माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है। मतलब मेरे तो घूमती रहती है। कोशिश कीजिए कि तैयारी वाले मोड में रहने की कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल साल भर तो नहीं रह सकते, लेकिन जब लिमिटेड दिन बचे हों तो ज्यादातर ऐसे लोगों से ही मिलिए जो लोग आपसे पॉजिटिव वाइब दें। देखो, निगेटिविटी तो हर जगह फैली हुई है। दिस टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट मीटिंग विद दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हैं और मुझसे पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी बातों से प्रभावित होता हूं। हर किसी से कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन इंसान लेता है। एनीवेज, तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसे तंग्युर कंग्युर नामक पुस्तक लिखी। मार्को पोलो जो था ये 11वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, या पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, जो साउथ में है, यहां पे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में ये आया था। तो इस तरह से हम विदेशियों का विवरण समाप्त करते हैं। हमने सारे यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखकों के बारे में, अरबी लेखकों के बारे में और कुछ अन्य लेखकों के बारे में चर्चाएं की। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो लिंक करते रहिए, लिंक करके पढ़ाई कीजिए। जैसे जैसे मैंने लिंक किया है वैसे वैसे आप भी लिंक करके पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।